अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रक लुधियाना शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ गुजर रहा था। उसका रुख चूँकि जलंधर की तरफ था, इसलिए मुझे यकीन था कि यह ट्रक जलंधर की तरफ ही जा रहा है। ये ख़तरा ज़रूर लगा था कि रास्ते में कहीं पुलिस की चेक पोस्ट न हो और पुलिस चेकिंग न करे। मैं कभी कभी सर ऊंचा करके सड़क को देख लेता था। सड़क पर बत्तियां साथ साथ रोशन थीं, आबादी के मकान भी नज़र आ जाते थे। आखिर ट्रक एक ऐसी सड़क पर आ गया जो मुझे जीटी रोड मालूम हो रही थी। पीछे दूर तक सड़क खाली पड़ी थी, दोनों जानब दरख्त भी थे और बिजली के खंभे भी दूर दूर लगे हुए थे। ट्रक की रफ्तार भी तेज़ हो गई थी। ट्रक यकीनी तौर पर लुधियाना शहर से बाहर निकल आया था। मैंने खुदा ताला का शुक्र अदा किया कि एक मरला तय हो गया था। मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल रखना था कि रास्ते में अगर किसी जगह ट्रक खड़ा हो जाए तो मुझे ट्रक से उतरकर इधर उधर छुप जाना था और ट्रक के दोबारा चलने पर दौड़कर उसमें सवार हो जाना था। ट्रक पर बोरियां कुछ इस तरह ऊपर नीचे लदी हुई थीं कि उनके अंदर छुपने की जगह नहीं थी। ट्रक काफ़ी रफ्तार से जा रहा था। लुधियाना से जलंधर ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है इतना ही फासला है जितना लाहौर से गुजरांवाला का है। इतना मुझे मालूम था कि रास्ते में फगवाड़ा रेलवे स्टेशन ज़रूर आता है, इसके बाद जलंधर आ जाता है। एक तो सड़क खाली होने की वजह से ट्रक की रफ्तार तेज थी, दूसरे मैं ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। सर्द हवा के थपेड़े मेरे ऊपर आ रहे थे और मुझे सर्दी महसूस होने लगी थी, लेकिन मैं इस किस्म की सख्त जानी का आदी था। जैकेट के बटन मैंने गर्दन तक बंद कर लिए थे और बोरियों की ओट में जितना सर्द हवाओं से बच सकता था बच कर बैठा हुआ था। ट्रक काफ़ी देर तक यकसा चलता रहा, रास्ते में किसी जगह न रुका। पुलिस की कोई चेक पोस्ट भी न आई। मैंने सोचा कि जलंधर शहर में दाखिल होते ही मैं ट्रक से छलांग लगा दूंगा और रेलवे लाइन तलाश करके उस पर चलता हुआ स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा और वहां से होशियारपुर जाने वाली गाड़ी में बैठकर जम्मू की तरफ निकल जाऊंगा। सड़क पर दाएं बाएं आबादी की रोशनियां नजर आने लगीं। फगवाड़ा शहर करीब आ रहा था। ट्रक वहां न रुका और शहर के दरमियान से होकर निकल गया। ये अच्छा हुआ था, वरना मुझे ट्रक से निकलकर किसी तरफ छुपना पड़ता। फगवाड़ा बहुत पीछे रह गया था। ट्रक जीटी रोड पर भागा जा रहा था। आखिर जलंधर शहर के मज़ाफ़ात की रोशनियां शुरू हो गईं। मैं दाएं बाएं दूर रेलवे सिग्नल की भी तलाश कर रहा था ताकि मैं ट्रक से उतरते ही उस तरफ का रुख कर लूँ। यह जलंधर शहर ही था। सड़क कुशादा हो गई थी, दूर दूर कोठियों में रोशनियां झिलमिला रही थीं। ट्रक शहर में दाखिल हो चुका था। एक रेलवे पुल आ गया। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। पुल के नीचे लाइनें बिछी हुई थीं और खूब रोशनियां हो रही थीं। एक इंजन भी शंट करता जा रहा था। यही इस वक्त मेरा टारगेट था। अब मैं ये इंतज़ार करने लगा कि कहाँ ट्रक की रफ्तार ज़रा कम हो और मैं सड़क पर छलांग लगा दूँ। शहर में दाखिल होने के बाद ऐसे ही ट्रक की स्पीड कम हो गई थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रेलवे सिग्नल की सब्ज और सुर्ख रोशनी को देख लेता था। मैं रेलवे लाइन के करीब ही किसी जगह उतरना चाहता था। एक जगह सड़क का मोड़ काटते हुए ट्रक की रफ्तार मज़ीद कम हो गई। मैंने ट्रक में से सड़क पर छलांग लगा दिया। कमांडो ट्रेनिंग में हमें यह भी बताया गया था कि चलती गाड़ी या ट्रक में से छलांग लगी हो तो अपना रुख हमेशा उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ गाड़ी जा रही हो, और छलांग लगाते ही उस तरफ दौड़ पड़ना चाहिए। इस तरह से कुछ बचत हो जाती है और आदमी को ज़्यादा चोटें नहीं लगती। मैंने भी अपना मुंह ट्रक की अगली जानब करके ट्रक से छलांग लगाई थी। ट्रक की रफ्तार बहुत कम थी, इसलिए मैं आसानी से उतर गया था। ट्रक से उतरते ही मैं उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ मुझे रेलवे सिग्नल की बत्ती नजर आई थी। रेलवे लाइन वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ एक दो खेतों में से मुझे गुजरना पड़ा। रात के 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा। सर्दी भी थी, खेतों पर अंधेरा था। रेलवे लाइन पर चढ़ते ही मैंने शुमाल की जानिब देखा तो मुझे कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन की जगमगाती हुई काफ़ी रोशनियां नजर आईं। यह जलंधर का रेलवे स्टेशन ही हो सकता था। लुधियाना से अमृतसर तक रास्ते में एक ही बड़ा शहर जलंधर आता है। यह बहुत बड़ा शहर था और जलंधर ही था। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ स्टेशन की तरफ चलने लगा। जब स्टेशन करीब आया तो लाइन के साथ साथ ऊंची दीवार शुरू हो गई। अब मैं रेलवे लाइन की पटड़ी से उतरकर दीवार के साथ हो गया। काफ़ी बड़ा रेलवे यार्ड था।
कहीं खाली डब्बे खड़े थे, कहीं इंजन शंट कर रहा था। आखिर मैं उस जगह आ गया जहाँ से स्टेशन का एक प्लेटफार्म शुरू होता था। यहाँ बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी और हिंदी में जालंधर सिटी लिखा हुआ था। मुझे इत्मीनान हो गया। अब मुझे एक तो जालंधर से जम्मू तवी शहर तक का टिकट खरीदना था और दूसरा ये मालूम करना था कि जम्मू शहर की जानब ट्रेन किस वक्त जाएगी। जिस बात का मुझ पर खौफ सतारी था वो ये थी कि सुबह के अखबारों में मेरी तस्वीर छप चुकी थी जिसमें मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया गया था और मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया था। इस वक्त मेरा जो हुलिया था तस्वीर उसी हुलिया में थी और मैं बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता था। मैंने सिर्फ इतनी तब्दीली की कि जेब से रुमाल निकाल कर सर पर बांध लिया और जैकेट के कॉलर ऊपर उठा लिया। प्लेटफार्म पर कोई रश नहीं था। मैं फिर भी एहतियात के तौर पर अपने आप को प्लेटफार्म की रोशनी से बचाता हुआ जिस तरफ अंधेरा था उस तरफ से होता हुआ चल रहा था। इस प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी जिसकी वजह से वो खाली खाली था। एक जगह एक सिख कुली रेलवे लाइन से ऊपर प्लेटफार्म पर चढ़ कर आया तो मैंने उसे जम्मू जाने वाली गाड़ी के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद इसी प्लेटफार्म पर जम्मू से गाड़ी जाएगी, वही गाड़ी वापस जम्मू तभी जाएगी। अब मुझे जम्मू का टिकट खरीदना था। सिख कुली ये कहकर आगे चल पड़ा था। मैंने उसे रोक कर कहा, सरदार जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे जम्मू का एक टिकट ला दें। मेरे पाँव में दर्द है, ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। और मैंने जेब से 50 रुपये का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। शेख कुली ने नोट ले लिया और बोला, यहीं सामने बेंच पर बैठ जाओ। वो चला गया। मुझे यह चांस लेना ही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सोचा अगर कुली टिकट ले आया तो बहुत अच्छा होगा, अगर ना लाया तो मैं कोई दूसरी तरकीब सोचूंगा, क्योंकि बगैर टिकट सफ़र करने में ख़तरा था कि अगर पकड़ा गया तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। प्लेटफार्म के दरमियान बेंच खाली था। मैं उस पर बैठ गया। शेख कुली कुछ दूर तक मुझे नज़र आता रहा, फिर वो मेरी नज़रों से उछल हो गया। अब मुझे ये ख्याल आने लगा कि कहीं यह कुली पुलिस को खबर न कर दे। यूं ही मुझे वहम लगने लगा कि उसने मुझे घूर कर भी देखा था। हो सकता है उसने मुझे पहचान लिया हो। तरह तरह के वसवसे दिल में पैदा होने लगे। फिर मुझे याद आ गया कि एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ वाकई गौर से देखा था, क्योंकि जब मैं उसे 50 रुपये का नोट देने के लिए एक कदम आगे हुआ था तो सामने वाले प्लेटफार्म की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी थी। ये याद आते ही मैं बेंच पर से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान प्लेटफार्म पर मुसाफिर आना शुरू हो गए। मैं अंधेरे में एक तरफ होकर खड़ा हो गया और जिधर कुली गया था उधर देखने लगा। मैं फैसला नहीं कर सकता था कि वहाँ से भाग जाऊँ या कुली का इंतज़ार करूँ। इतने में सामने की जानब से ट्रेन प्लेटफार्म में दाखिल होने लगी। ट्रेन रुकी तो डब्बों में से मुसाफिर उतरने लगे। प्लेटफार्म पर हलचल सी मच गई। मालूम हुआ ट्रेन जम्मू से ही है। यही ट्रेन कुछ देर बाद वापस जम्मू जाने वाली है। अचानक मेरी नज़र सिख कुली पर पड़ी। वो तकरीबन दौड़ता हुआ मेरी तरफ चला रहा था। मैंने उसके पीछे देखा। उसके पीछे पुलिस का कोई आदमी नहीं था। सिख कुली ने आते ही मुझे जलंधर से जम्मू तवी तक का 3rd क्लास का टिकट है और बाकी पैसे दिए और कहा, ये लीजिए महाराज, मेरी गाड़ी आ गई है। और वो एक डब्बे की तरफ किसी मुसाफिर का सामान उठाने के लिए दौड़ गया। टिकट मेरे हाथ में था और मैं दिल में हंस रहा था कि मैंने खामखा तरह तरह के वसवसों से अपने आप को परेशान किया। किसी ने मुझे नहीं पहचाना था। जम्मू वाली गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। अब मैं उसमें सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ इत्मीनान से रवाना हो सकता था। मंजिल अब मुझे सामने नजर आ रही थी। लाइन जम्मू की तरफ जो गाड़ी जाती है वो जलंधर से अमृतसर की बजाय होशियारपुर वाली लाइन हो जाती है। उस लाइन पर मैं कई बार सफ़र कर चुका था। इस वक्त आसमान पर सुबह काज़िब का नूर नमूदार होना शुरू हो गया था। मैं ट्रेन के सबसे आखिरी डब्बे में बैठ गया और बेचैनी से ट्रेन के चलने का इंतज़ार करने लगा। ये लम्हात बड़े सब्र आज़मा थे। अगर दिल्ली और मशरक़ी पंजाब के अखबारों में पुलिस की जानब से मेरी तस्वीर न छपी हुई होती तो मेरे लिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी न थी। मैं कई बार पुलिस के थानों, जेलों और टॉर्चर सेलों से फ़रार हो चुका था और फ़रार होने के बाद कमांडर शेरवान के पास खुफिया कमी गाह में पहुंच जाता था। लेकिन अब मामला मुख्तलफ था। जलंधर से 30-35 मील पीछे मुझे एक सिख कैप्टन ने पहचान लिया था
اور اب صرف ملٹری پولیس ہی نہیں، مشرقی پنجاب کی پولیس بھی میرے تحکم میں تھی اور میں بہت حد تک ان کے محاصرے میں تھا۔ اتنے میں ٹرین کے گارڈ نے سیٹی دیا اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی۔ میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین امرتسر والی لین چھوڑ کر ہوشیار پور والے ٹریک پر آ گئی۔ ابھی ریلوے یارڈ کی بتیاں روشن تھیں، آسمان پر صبح کی سفیدی بڑھ رہی تھی۔ ٹرین جلندھر شہر کے مضافات میں سے نکل کر کھیتوں میں چلی جا رہی تھی۔ کھیتوں میں نومبر کی صبح کی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا اب ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ اب صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر سردیوں کی صبح کی وجہ سے فضا دھندلی دھندلی تھی۔ 15-20 منٹ بعد ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ کوئی چھوٹا اسٹیشن آ رہا تھا۔ اس طرف چلنے والی ریل گاڑیاں بھی دیہاتی اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہیں۔ میں نے کھڑکی میں سے سر آگے کر کے سامنے کی جانب دیکھا۔ دور کسی چھوٹے اسٹیشن کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ڈبے میں مسافروں کا جائزہ لیا۔ سبھی دیہاتی ٹائپ کے مسافر تھے۔ کئی ایک نے گلابی رنگ کی پگڑیاں باندھ رکھی تھیں اور ڈوگری زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ سکھ بھی تھے۔ اوپر برتھ پر بھی کچھ مسافر سو رہے تھے۔ ٹرین کو ایک دم بریکیں لگیں اور چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ٹرین رک گئی۔ کسی مسافر نے کہا سگنل ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ ٹرین اسٹیشن آنے سے پہلے ہی کھیتوں میں کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا۔ مجھے اگلے ڈبوں کی جانب وردیوں والے فوجی یا پولیس کے سپاہی نظر آئے۔ جس مصیبت کا خدشہ لگا ہوا تھا وہ نازل ہو گئی تھی۔ دوسرے ڈبے کے کچھ مسافر نیچے اتر گئے تھے۔ میں پیچھے ہٹ کر بیٹھا تھا اور کمپارٹمنٹ کے دوسرے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر سے کسی مسافر نے ڈوگری زبان میں کسی کو بلند آواز میں کہا کہ پولیس کسی مجرم کو تلاش کر رہی ہے۔ میں نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بڑے اطمینان سے اٹھا اور دوسرے دروازے میں آ کر انجن والے ڈبوں کی طرف دیکھا۔ اس طرف پولیس کے 3-4 سپاہی کھڑے تھے، مگر وہ میرے ڈبے سے ابھی کافی دور تھے۔ میں خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ پیچھے کی جانب چلتا دوسرے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ اس ڈبے کے مسافر بھی کھڑکیوں پر جھکے باہر دیکھ رہے تھے۔ میں ڈبے میں چڑھ گیا اور دوسرے دروازے میں سے دوسری طرف اتر گیا۔ اس طرح مسافر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلتا مسافروں سے دور ہوتا گیا۔ میں تیز تیز چل کر مسافروں کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ٹرین کا آخری ڈبہ آ گیا۔ یہاں بھی کچھ مسافر ڈبے سے اتر کر کھڑے دور پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مہاراج جی، کوئی قاتل جیل توڑ کر بھاگا ہوگا۔ مجھے تو کوئی پاکستانی جاسوس لگتا ہے۔ میں ان لوگوں کے قریب سے بہت آہستہ آہستہ چلتا گزر گیا۔ ریلوے لائن اونچی تھی، نیچے ڈھلان میں جھاڑیاں تھیں، آگے ٹہلی کے درختوں کے نیچے دور تک کھیتوں کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ میں وہاں رک گیا، اگلے ڈبوں کی طرف دیکھا۔ پولیس کی پوری گارڈ تھی، سپاہی تیز تیز چلتے ہمارے ڈبوں کی طرف آ رہے تھے۔ اب میں وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ میں آہستہ سے ریلوے لائن کی ڈھلان اتر کر جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں درختوں کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتا چل پڑا۔ یہ سارا علاقہ میرے لیے بے حد خطرناک تھا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی پولیس والا مجھے کھیتوں میں تیز تیز چلتا نہ دیکھ لے۔ درختوں کے پیچھے چلتے ہوئے مجھے ریل گاڑی کے ڈبے اور پولیس کے آدمی دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی مجھے دیکھ سکتے تھے، لیکن میں رک نہیں سکتا تھا۔ درختوں کی آڑ لیتا میں ٹرین سے دور ہوتا گیا۔ ایک جگہ کھیتوں میں اونچی فصل اگی ہوئی تھی۔ میں ان کھیتوں میں گھس گیا۔ یہ جوار کی فصل تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی چھوٹی سی پگ ڈنڈی پر تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا۔ جوار کے کھیت ختم ہو گئے، سبزی ترکاریوں کے کھیت شروع ہو گئے۔ یہاں میں نہیں چھپ سکتا تھا، لیکن میں ٹرین سے کافی دور نکل آیا تھا۔ کھیت میں ایک جگہ 2 سکھ بیٹے سبزیاں توڑ رہے تھے۔ میں فاصلے پر رہ کر آگے گزر گیا۔ بائیں جانب درختوں کے جھڑ میں کچے مکان تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تالاب میں بھینسیں بیٹھی تھیں۔ ایک کھیت میں سکھ کسان ہل چلا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب میں گاؤں سے کچھ فاصلے پر نکل گیا تو میں نے پیچھے مڑ کر ریل گاڑی کی طرف دیکھا۔ 2 ریل گاڑی ابھی تک کھڑی تھی۔ پولیس کو کسی مخبر نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ میں اسی ٹرین میں جموں کی طرف فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ میں گاڑی سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ یہ مشرقی پنجاب میں جلندھر کے ضلع کا دیہاتی علاقہ تھا۔ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔
थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे गांव थे। खेतों में ज़्यादातर सिख किसान ही काम करते नजर आते थे। मैं गांव की आबादी से दूर रहकर चल रहा था। एक दो जगह पर थोड़ी देर बैठ भी गया था। मैंने ये फैसला किया था कि होशियारपुर तक पैदल ही सफ़र करूंगा, कहाँ इसमें 2 दिन ही लग जाएं। होशियारपुर से नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। वहाँ से किसी लारी या ट्रक में बैठकर कठुआ पहुँचने की कोशिश करूँगा। एक बार कठुआ पहुँच गया तो फिर जम्मू पहुँचना मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे मैं जलंधर से दूर हो रहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मुझे पता था कि मुझे कम से कम 2 दिन तक पैदल सफ़र करना होगा। मैंने बड़े बड़े दुश्वार गुजार जंगलों में पैदल सफ़र किया था। इन आबाद मैदानी इलाकों में सफ़र करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं अपने आप को हिंदू ज़ाहिर करके किसी भी जगह से खाने को कुछ न कुछ हासिल कर सकता था। अभी मुझे भूख भी नहीं लगी थी। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। सर्दी की रात वाली शिद्दत ख़त्म हो गई थी। मुझे रेलगाड़ी से अलग हुए कोई 1.5 घंटा गुजर चुका था। पाकिस्तान बनने से पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो हम अपने मियाँ जी के साथ जब कभी किसी दूसरे शहर लारी में बैठकर जाया करते थे, तो रास्ते में जो कोई गाँव आता उसमें एक न एक मस्जिद ज़रूर होती थी, जिसके 2 सफ़ेद मीनार दूर से नज़र आ जाते थे। अब तक मैं 4 गांव के करीब से गुजरा था, मगर किसी गांव में मुझे कोई मस्जिद नज़र नहीं आई थी। इसकी वजह साफ ज़ाहिर थी कि सन 47 ईस्वी में जब पाकिस्तान बना था, तो मशरकी पंजाब में मुसलमानों का हिंदू सिखों ने वहशाना कत्लेआम किया था। बच्चे कुछ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। अब मशरकी पंजाब के इन देहात में कोई मुसलमान नहीं था। यहाँ मुसलमानों की जो मस्जिदें थीं, उन्हें हिंदू सिखों ने तोड़ फोड़ दिया था, आग लगाकर नजर आतिश कर दिया था। इन देहात के बाहर मुझे यह मंदिर नजर आए थे, या गुरुद्वारे, जहाँ सिख इबादत करते हैं। मस्जिद एक भी दिखाई नहीं दी थी। चलते चलते मैं एक ईंटों के भट्टे के पास पहुंचा। यहाँ आवे के ऊपर बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। एक तरफ पुख्ता ईंटों के ढेर लगे थे। एक सिख तख्त पर बैठा था। एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर बैठी उससे बातें कर रही थी। मैं थोड़े से फासले पर से गुजर गया। आगे एक सेम नाला था, उसका पुल था। पुल की दूसरी जानब गांव था, जहाँ कच्ची ग्राउंड में सिख और हिंदू लड़के खेल रहे थे। मैं यहाँ से भी आगे गुजर गया। दरख्तों के पीछे बहुत दूर ऊंचे नीचे टीलों के धुंधले खाके नजर आने लगे थे। ये होशियारपुर की तरह का इलाका था, मगर अभी ये टीले बहुत दूर थे। मैं गांव से कुछ फासले पर जाकर एक खेत के किनारे कीकर के दरख्त के नीचे थकावट दूर करने के लिए बैठ गया। मुझे प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहाँ कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बैठने के बाद मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटी सी नदी आ गई। मैंने नदी पर मुंह हाथ धोकर पानी पिया, जूते उतार कर पाँव धोए, थोड़ी देर आराम किया और नदी के साथ साथ चलने लगा। अब मुझे किसी से ये पूछने की ज़रूरत थी कि क्या मैं होशियारपुर की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि यह इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। होशियारपुर तक ट्रेन में बैठकर 2-1 बार ज़रूर सफ़र कर चुका था, मगर इधर रेलवे लाइन कहीं नज़र न आई थी। यह रेलवे लाइन से काफ़ी हटा हुआ इलाका था। नदी पर कुछ दूर जाने के बाद एक पुल आ गया। पुल पर से एक सिख लड़का गायों और भैंसों को ले जा रहा था। मैंने उसे पूछा कि होशियारपुर जाने वाली सड़क किस तरफ है। वो रुक गया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और होशियारपुरी पंजाबी लहजे में उसने मुझे बताया कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, आगे 2 कोस पर अमृतसर जाने वाली सड़क आ जाती है। मैंने कहा, मुझे बटाले अमृतसर की तरफ नहीं जाना, मैं होशियारपुर जाना चाहता हूँ। सिख लड़के के हाथ में छड़ी थी। उसने नदी के दूसरे किनारे की तरफ छड़ी से इशारा करते हुए कहा, फिर तुम इस तरफ जाओ। ये कहकर वो मवेशियों के पीछे दौड़ पड़ा, जो इस दौरान काफ़ी आगे निकल गए थे। मैं नदी के दूसरे किनारे पर हो गया। पुल के करीब ही से एक कच्चा रास्ता उस तरफ जाता था, जिस तरफ सिख लड़के ने इशारा किया था। मैं उस तरफ चलने लगा। कच्ची सड़क पर मट्टी ही मट्टी थी। यह टूटा फूटा कच्चा रास्ता था, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, दोनों तरफ थोहर के पौधे उगे हुए थे। मैं चलता चला गया। आधा घंटा उस कच्ची सड़क पर बड़ी मुश्किल से चलने के बाद एक खाल आ गया। यहाँ बोहड़ का बड़ा घना दरख्त था, जिसके नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। दरख्त के तने में राम और सीता की 2 मूर्तियाँ रखी हुई थीं। उनके आगे चावल, संदूर और रतन जो के फूल पड़े थे। वहाँ ना कोई पुजारी था, ना पूजा करने वाला था।
उस घने दरख्त की दूसरी तरफ कुछ फासले पर मुझे एक ऊंचे टिब्बे पर बना हुआ गांव नजर पड़ा। यह कच्चा रास्ता उस गांव की तरफ जाता था। मुझे गांव से बचकर निकलना था। मैं रास्ते से हटकर खेतों में चलने लगा। गांव जब पीछे रह गया तो एक जगह एक औरत दाने भून रही थी। 2-3 बच्चे उसके सामने बैठे कढ़ाई में ज्वार को भूनते देख रहे थे। मुझे भुनी हुई ज्वार की खुशबू आई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं एक जगह बैठकर बच्चों के वहां से चले जाने का इंतज़ार करने लगा। जब बच्चे अपनी अपनी झोलियों में भुनी हुई ज्वार के दाने डलवा कर चले गए तो मैं दाने भूनने वाली औरत के पास आ गया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी 4 आने की ज्वार भून दो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर झोली में से ज्वार के दानों की 3 मुट्ठियाँ कढ़ाई में डाली और भट्ठी में सरकंडे डालकर आग को थोड़ा तेज कर दिया। औरत ना बूढ़ी थी न जवान। मैं उसके करीबी ज़मीन पर बैठ गया। उसने एक नज़र मुझे देखा और कढ़ाई की रेत में सरकंडों का बना हुआ झाड़ू चलाने लगी। तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने यूं ही कह दिया। उसे मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मैं होशियारपुर जा रहा हूँ। सिख लड़के को मैंने बता दिया था क्योंकि वो खुद एक तरफ को चला जा रहा था, मगर ये औरत मुस्तकिल तौर पर वहाँ बैठकर दाने भूनती थी। पीछे से आकर कोई उससे मेरे बारे में पूछ सकता था कि इस होलिया का नौजवान तो इधर से नहीं गुजरा। इतनी एहतियात मैं गैर इरादी तौर पर कर लिया करता था। वो दाने भून रही थी और मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा था। मैंने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया कि इस तरफ को जो सड़क होशियारपुर को जाती है वो वहाँ से 15-20 कोस के फासले पर है। ये कुल फासला 25 मील बनता था। इसका मतलब था कि मैं ज़िला जलंधर के शुमाल मशरकी इलाके में काफ़ी अंदर की तरफ निकल आया था। उससे मैंने ये भी मालूम कर लिया कि आगे सोढ़ी सिखों का एक बहुत बड़ा गांव है जहाँ एक गुरुद्वारा भी है। उसके आगे मुसलियों के 2 गांव हैं। उसके आगे बड़ी नहर आ जाती है और नहर की दूसरी तरफ बैरवाले का कस्बा है जहाँ पुलिस का थाना भी है। मैं थाने का सुनकर मुहतात हो गया। मुझे उस तरफ से बचकर आगे जाना था। मैंने भुनी हुई जवार पतलून और जैकेट की जेबों में डाली और आगे चल पड़ा। अब खेतों की जगह राड़ा मैदान था जहाँ कलर वाली ज़मीन थी जो कलर से सफ़ेदी मैल हो रही थी। थोहर की झाड़ियाँ जगह जगह उगी हुई थीं। कुछ फासले पर 2-3 दरख्त एक साथ उगे हुए नजर आ रहे थे। मैं उन दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गया। भुनी हुई ज्वार मेरी भूख ख़त्म कर दी थी। अब फिर प्यास महसूस हो रही थी, मगर मैं पानी की तलाश में इधर उधर नहीं जाना चाहता था। मैं वहीं काफ़ी देर तक बैठा रहा। जब दोपहर ढलना शुरू हो गई तो मैं उठकर फिर चलने लगा। 3-1 मील चलने के बाद एक काफ़ी बड़ा गांव नज़र पड़ा। यह भी ऊंचे टिब्बे पर वाक़ था। उसके एक गुरुद्वारे का गुंबद और जर्द रंग का ऊंचा झंडा दूर से नजर आ रहा था। यह ज़रूर सोढ़ी सिखों का गांव था। मैं इस गांव से बचकर जल्दी जल्दी आगे निकल गया। चलते चलते दिन ढल गया। सूरज मकरब में छुपने लगा। मैं वाकई चलते चलते अब थक गया था और कोई ऐसी जगह तलाश करना चाहता था जहां मैं शाम और रात का कुछ हिस्सा गुजार सकूं। मेरा इरादा आधी रात तक आराम करने और इसके बाद दोबारा सफ़र पर निकल पड़ने का था। आधी रात के बाद मैं ज़्यादा महफूज रहकर होशियारपुर जाने वाली सड़क तक सफ़र कर सकता था। जब सोढ़ी सिखों का गांव पीछे मेरी नज़रों से ओझल हो गया तो दिन की रोशनी सर्दियों की शाम के धुंधलकों में गुम होने लगी। मुझे अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी थी जहां मैं रात बसर कर सकता। मेरी निगाहें इधर उधर ऐसी कोई जगह तलाश कर रही थीं। अचानक मेरी नज़र एक जगह ठहर गई। दूर से हल्के हल्के धुंधलके में ये कोई मकान नजर आ रहा था। मैं करीब गया तो देखा यह एक टूटा फूटा खंडर था। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि यह कोई मस्जिद थी जिसके मीनार ढह चुके थे। सिर्फ महराब बाकी है जिसके ऊपर की 3 बुर्जियां सलामत थीं। महराब के ऊपर छत भी आधी ढह चुकी थी। फर्श पर टूटी हुई ईंटें बिखरी हुई थीं। यह यकीनन कोई मस्जिद थी। मैं हैरान था कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था तो इसका आधा हिस्सा कैसे बचा रह गया। बहरहाल जब मुझे उस खंडर के मस्जिद होने का यकीन हो गया तो मैं उसके अकब में आ गया। यहाँ एक कुआं था जिसका चबूतरा भी ढह चुका था। उसमें झांक कर देखा। ये अंधा और वीरान कुआं था। कभी इसके पास बैठकर नमाजी वज़ू करते होंगे, मगर अब वहाँ ना कुआं था ना मस्जिद थी और ना ही नमाजी बाकी रहे थे। ज़रा पीछे गया तो यह देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि कीकर और तरीक के पतले पतले दरख्तों के नीचे एक छोटी सी नदी जो नाले की शक्ल में बह रही थी। मैं वहीं बैठ गया।
پانی چلو میں بھر کر پیا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ آگے کچھ کھیت تھے، شاید پیچھے کہیں ریٹ لگا ہوا تھا، اور کھیتوں کو سیراب کرنے والا یہ پانی اسی ریٹ والے کنویں کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اسی جگہ بیٹھا رہا۔